स्वागत है आपका यूपीपीसीएस के इस पेपर एक्सप्लेनेशन में। मैं डॉक्टर ओमकार नाथ अपने लेक्चर के 9वें एपिसोड तो नहीं कहना चाहिए, 9वें लेक्चर में हम लोग बातचीत करेंगे मेंस आंसर राइटिंग के जुड़े हुए प्रोस्पेक्टिक्स पर। और हम लोग का टारगेट है यूपीपीसीएस 2025 के मुख्य परीक्षा में जो भी संभावित, ये थोड़ा गलत छप गया है, 37 टेस्ट हैं फुल, उनमें किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे और उसमें आपको आंसर को क्या या कैसे और किस रूप में लिखना होता है। इस बार का टेस्ट एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा अलग रखा है, हमने जानबूझ करके मॉडल आंसर को रखा है। अगली बार फिर फॉर्मेट के रूप में रखेंगे। आप जैसे सभी बच्चों का मेरे पास जो फीडबैक आया है कि सर हमें मॉडल आंसर नहीं चाहिए। मॉडल आंसर तो है, हमें आप ये बताइए कि किसी भी प्रश्न को स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखना होता है, पहली बात। दूसरा, सिलेबस जो चीजें दी गई हैं उस पे प्रश्न कैसे बन सकते हैं, कैसे बन रहे हैं और कैसे प्रश्न बनेंगे। फॉर एग्जांपल, कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है प्रियम्बल, तो सर प्रियम्बल पर जो शब्द है ये, इसके ऊपर 3-4 प्रश्न बना दीजिए और उनको अलग अलग उनका फॉर्मेट डिस्कस करके हमें समझा दीजिए कि जो एक हमारे पास प्रियम्बल का जो भी नोट्स है हम उसका यूटिलाइजेशन अलग अलग कर सके। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि 8 क्वेश्चन में ही आपकी दिमाग की परतें खुल गई, 8 पेपर में ही आपकी दिमाग की परतें खुल गई और आपको आभास हो गया कि मॉडल आंसर से किसी का भला नहीं होने वाला है। भला तब होगा जब कोई भी टॉपिक, जैसे सपोज करिए कॉन्स्टिट्यूशन का एक वर्ड प्रियम्बल, उससे जुड़े हुए सारे डायमेंशन आपके क्लियर होने चाहिए। प्रियम्बल तो आपको याद होगा ही, तभी तो आपने पीटी को क्रैक किया है, या प्रियम्बल किसी भी किताब में मिल जाएगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रियम्बल से जुड़े हुए जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर आपकी थॉट्स क्लियर होनी चाहिए। चलिए डिस्कस करते हैं। हम क्वेश्चंस पेपर को लेकर के आते हैं। पहला क्वेश्चन है, ओहो, कई लोगों ने लोगों के बारे में कहा, ये लोगो भी हमारा है क्योंकि हमारे लोगों को कई लोगों ने कॉपी कर लिया है, इतने जगह पर कॉपी कर लिया है और ऐसे आ गए हैं कि थोड़ा सा लोगों को चेंज करना पड़ा है। तो पहला जो प्रश्न है वो ये पूछा है, एकदम हमने बेसिक सा सवाल उठाया है, चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल पर उठे हुए डिस्प्यूट्स का रिव्यू करिए। नॉर्मल सा सवाल है। अगर आप यहीं पर मैं लिखूं आपको, तो अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल का के ऊपर निशाना बीजेपी गवर्नमेंट लगातार कर रही है कि 42 अमेंडमेंट के तहत जो शब्द एडेड हुए उनको रद्द किया जाए। दूसरा, बीजेपी को हटा दें तो ये कह रहे हैं कि आज के प्रेजेंट सिनेरियो में द वर्ल्ड सोशलिज्म प्रासंगिक नहीं है। तब जब हमारे यहाँ एलपीजी का दौर चल रहा है, जब हमारे यहाँ ट्रिपल पी का मॉडल चल रहा है, जब हमारे यहाँ खुद स्टेट का रोल धीरे धीरे कम हो रहा है। और जो तीसरा सबसे बड़ा उठ के आया है वो है धर्मनिरपेक्षता। क्या है? सेकुलरिज्म। वर्ड को खत्म करिए या चेंज करिए या हटाइए, इसके लिए पीआईएल पड़ा है और इसके ऊपर जजमेंट भी आ गया है और भी कई तरह की चीजें। कुल मिलाकर के अगर देखें तो यहां पर इस प्रश्न की बुनियाद या एस्पेक्ट ये है कि ये जो प्रियम्बल शब्द है इसके ऊपर क्या डिबेट चल रहा है आज के दौर में। दूसरा, डिबेट के ऊपर रुख या रवैया क्या है। अब रवैया में हमारा आपका रवैया महत्वपूर्ण नहीं रखता, अर्थात देश के जुडिशरी में यह इशू कैसे गया है और जुडिशरी ने इसका जजमेंट क्या दिया है, क्या इसका रिलेशनशिप कुछ अन्य और चीजों से है। तो एक शब्द है
बेसिक पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी ने कहा है कि नहीं भाई, अमेंडमेंट नहीं होगा, पीआईएल रिजेक्ट कर दिया है। बट समस्या यह है कि फिर से पीआईएल जारी हो रहा है। इसके साथ साथ कई जगहों पर जहां पर प्रदर्शनी लग रही है, जहां पर कहीं भी कोई भी एग्जीबिशन लग रहा है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल पार्ट को रखा जा रहा है, जिसमें 42 अमेंडमेंट में जुड़े गए शब्द इन्वॉल्व नहीं है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी संविधान को बदलना चाहती है, इसको हड़पना चाहती है और भी कई तरह की चीजें। हम कांग्रेस बीजेपी के लफड़े पचड़े में नहीं है, लेकिन जो प्रश्न का या प्रश्न की डिमांड है, पहले लाइन में यही लिखना है, दूसरे में यही लिखना है, तीसरे में यही लिखना है, चौथे लाइन में यही लिख देना है, बस इतनी डिमांड है। एग्जामिनर आपसे यही जानना चाहता है। पीआईएल पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, कहा कि यह बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। भले ही सोशलिज्म आज यूजफुल नहीं है, भले ही सोशलिज्म के रूप में गवर्नमेंट नेशनलाइजेशन को बंद कर दी है, बट जो सोशलिज्म का एम है, जो एम्बिशन है, वो भी आज सबका साथ सबका विकास में लागू हो रहा है। पहली बात। दूसरा, धर्मनिरपेक्षता या सेकुलरिज्म शब्द डिफाइन नहीं है, बट बेसिक स्ट्रक्चर है। हाँ, इसका जो दुरुपयोग हुआ है लास्ट 78 ईयर से, वो नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर कंट्रोल करिए। ये अगर प्रियम्बल में है भी तो कोई बुराई नहीं है। तीसरा जो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने, कि अगर इसमें हम अमेंडमेंट करने को राजी हो जाते हैं या हटाने को कह सकते हैं, तो आगे और भी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में अमेंडमेंट करने का प्रेशर हमारे ऊपर आ सकता है, इसलिए यह अमेंडमेंट करने का पीआईएल रिजेक्ट होता है। और उन्होंने ये भी कहा कि यह बेसिक पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसमें बदलाव नहीं होगा। बेसिक पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या बेसिक पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के आड़ में जो जो चीजें हो रही हैं, उसको लेकर के बहुत तरह के गतिरोध हैं, और जो प्रदर्शनी वगैरह वगैरह हो रहा है, मतलब कुल मिलाकर के सिर्फ आपको एग्जामिनर पूछ रहा है विवादों की समीक्षा करिए। तो अगर आप इसका मॉडल आंसर देखना है तो प्रस्तावना का अंग है, कैसे है, किसी भी रूप में आप इसे देख सकते हैं। पहले में केशवानंद भारती, ओहो ये क्या हो रहा है, एआई का सॉफ्टवेयर यहाँ भी हमने अपलोड किया, लेकिन मैं हैंडल कर नहीं पा रहा हूँ। मेरे किशोर ने कहा कि सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर लीजिए, जो आप ऐसे ऐसे करते हैं उसको बोल दीजिए, ये खुद दिखा देगा, और ये मेरे से हैंडल ही नहीं हो रहा। क्या करें। न्यायालय ने क्या कहा, कैसे कहा, किस रूप में कहा, नष्ट नहीं किया जा सकता, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और भी कई चीजें हैं जो इसमें शामिल है। एआई परेशान कर रहा है, देख रहे हैं। आइए अगले सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल है 44 अमेंडमेंट के प्रोविजन ने 42 अमेंडमेंट के प्रोविजन को कैसे चेंज किया। कुल मिलाकर के ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है क्या कि ये जो 44 अमेंडमेंट है, इसने कैसे 42 अमेंडमेंट को बैलेंस को हिंदी में क्या किए, संतुलित किया। ध्यान रखिएगा, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि 42 अमेंडमेंट में क्या चेंज हुआ, अर्थात जो भी परिवर्तन हुए हैं आप उनके बारे में बताएंगे, और फिर आप बताएंगे कि जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने 44 अमेंडमेंट के द्वारा इन सारे चीजों में बदलाव लाने की एक कोशिश की गई। अब बदलाव तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें आपको बताना है कि पार्लियामेंट के ड्यूरेशन में, प्रेसिडेंट के पावर में क्या क्या बदलाव लाए गए। अगर आपको याद होगा तो पार्लियामेंट का ड्यूरेशन, प्रेसिडेंट के पावर, इमरजेंसी के प्रोविजन और भी कई तरह की जो चीजें हैं उसके ऊपर बातचीत हुई। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें
ये देखिए इमरजेंसी के प्रोविजन, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा को लेकर के, फंडामेंटल राइट्स में प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी को लेके, जुडिशरी की पावर और भी कई तरह की चीजें। कुल मिलाकर के देखें तो यहां पर जो आपको बताना है, संसद, राष्ट्रपति या फिर नॉट पार्लियामेंट, विधायिका या फिर जुडिशरी को लेके या एक्सिक्यूटिव कार्य, सॉरी फिर से सुनिए, प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली सेंट्रल में, स्टेट में, जुडिशरी या फिर और फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजन में क्या क्या हुआ, यहां पर कंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। प्रश्न सिर्फ आपसे यह डिमांड कर रहा है कि आप इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में इमरजेंसी के प्रोविजन में जो कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुआ, जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने उसको बैलेंस करने के लिए जो कुछ भी किया, आपको इसकी समझ है कि नहीं। अगर आपने इन चार चीजों को लेके एक्सप्लेन कर दिया ना और लिख दिया कि मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति, विधायिका और न्यायपालिका से जुड़े हुए प्रावधानों में 42वें संशोधन के तहत ये हुआ और इसी को 44वें संशोधन में बदला गया, तो आपका उत्तर 100 शब्द में निपट जाएगा। मूल बात यही है, सभी लोग, आप लोग इसको जानते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट कि ये है कि आप इसे 125 वर्ड में लिखेंगे कैसे। तो इससे ज्यादा अगर आप लिखते हैं तो समस्या तो आनी ही आनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय न्यायिक नीति की आवश्यकता का परीक्षण करें। राष्ट्रीय न्यायिक नीति के औचित्य का परीक्षण करें। क्या है मामला, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो नेशनल जुडिशियल पॉलिसी यही न पूछ रहा है। तो जब भी हम किसी की बात करते हैं नेशनल जुडिशियल पॉलिसी की, तो एक तो इसका नॉर्मल हो जाता है मीनिंग, और दूसरा है नीड। तो ध्यान रखिएगा, ये नहीं पूछा है कितने लोग इसके ऊपर फोकस होंगे, ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है तो पहला पॉइंट कि इसे क्यों एक्टिव करना चाहिए, और इसी में आप डिस्कस करेंगे कि जुडिशियल लेवल पर जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे इफेक्टिव है। अब इसे में आप बताएंगे तारीख पे तारीख, मतलब मुकदमों के लिए भी ये। पहला तो ये है। दूसरा कि जो भी सुधार हैं, रिफॉर्म की चीजें हैं, जैसे नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, वो खुद अप्रभावी है, मतलब इनएफेक्टिव है। ठीक है। और दूसरे पॉइंट में आप स्पष्टतः बताएंगे कि हमारे देश के जुडिशियल स्ट्रक्चर में चेंज लाने के लिए यह नेसेसरी है। बस इससे ज्यादा अगर आपने लिखा तो आप वर्ड लिमिट को क्रॉस कर जाएंगे या जाएंगे। इतनी ही जरूरी है कि नेशनल जुडिशियल पॉलिसी की नीड क्यों है। तो यहां पर मीनिंग एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ आपको बताना है नीड, तो नीड में ये है। नेक्स्ट आ जाइए। तीसरा है, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ गवर्नेंस एंड सुटेबल्स एग्जाम्पल्स। तो ये पूछ रहे हैं कि राज्यपाल उदाहरणों के साथ, सॉरी यहां छूट गया है, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ गवर्नर विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। राज्यपालों के कार्यों की मूल्यांकन करना है आलोचना के साथ। प्रश्न क्या पूछ रहा है,
कि गवर्नर की जो एक्टिविटी है वो डिस्प्यूटेड क्यों हो रही है। तो मैंने पिछले ही लेक्चर में बताया था कि दक्षिण भारत के कुछ राज्य हैं जो राज्यपालों को पॉइजनस गवर्नर के रूप में डिफाइन किए हैं, जहरीले राज्यपाल। तो यहां पर प्रश्न का पहला जो पार्ट है वो है कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यपाल का क्या स्टेटस है, दूसरा क्या वर्क है, तीसरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राज्यपाल के पावर क्या है, और राज्यपाल अपने पावर का यूटिलाइजेशन जो करेगा वो कैसे करेगा। पहला पॉइंट ये है। दूसरा, लास्ट 75 ईयर्स में राज्यपालों का परफॉर्मेंस कैसा रहा, और तीसरा, इन दिस टाइम अभी भी वह क्यों डिस्प्यूटेड होके अपना वर्क काम कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये अन्य और भी प्रश्न हैं, ये इस प्रश्न की डिमांड नहीं है, लेकिन प्रश्न फैक्चुअल आते ही हैं। दूसरा, ये भी इस प्रश्न की डिमांड नहीं है, डिमांड ये है। तो आप भी ये बताइए कि अभी भी इनका स्टेट असेंबली से डिस्प्यूट हो रहा है, पहला वही ले लीजिए कि अभी भी इनसे लफड़े और पचड़े हो रहे हैं। दूसरा, स्टेट की असेंबली से इनका डिबेट डिस्प्यूट चल ही रहा है। तीसरा, सहयोग या कॉपरेशन या डिस्कॉपरेशन या एलिगेशन का दौर जारी है। और फिर आप बताएंगे कि जो भी ऑपोजिशन वाले स्टेट्स हैं उनका क्या रिएक्शन है। एक उन्होंने ये भी कहा है कि गवर्नर बहुत पॉइजनस हैं। बंगाल जैसे राज्य में तो छेड़खानी का भी आरोप लग गया। बस इससे ज्यादा और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। एक जगह तो असेंबली बुलाया जा रहा है, असेंबली हो नहीं रहा है, राज्यपाल आ रहे हैं, सीएम साहब और असेंबली के अध्यक्ष उठ जा रहे हैं। दूसरा, राज्यपालों को ऐसा भाषण पढ़ने को दिया जा रहा है जो राज्यपाल पढ़ ही नहीं पा रहे। एक चीज जो आई है, पता नहीं आप लोगों ने ध्यान दिया या नहीं, अभी तक ये जो राज्यपाल का पद होता था ना, वो स्टेट को डैमेज करने के लिए प्रयोग किया जाता था। पहली बात, जहां विपक्ष की सरकारें हैं। दूसरा, अगर एक पार्टी की भी सरकार है, जैसे बीजेपी, केंद्र में बीजेपी हमारे उत्तर प्रदेश में, तो आनंदीबेन का मुख्य काम होगा कि सीएम साहब जो हमारे हैं उनके काम काज पर नजर रखना, केशव मौर्य और ब्रजेश मिश्रा को बढ़ाना, शंकराचार्य के विवादों को हवा देना, योगी जी के फाइलों को बनाना। आई एम नॉट सेइंग दैट इज ट्रूथ, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अर्थात राज्यपाल अपने पक्ष की, मतलब केंद्र के शरणार्थी विचार वाले दलों के ऊपर भी नियंत्रण, विवाद काबू, मुख्यमंत्री को कमजोर, इस तरह की रणनीति का पालन करते हैं दो स्तरों पर। बिहार के सीएम ने एक बहुत अच्छी बात कही कि राजभवन षड्यंत्रों का अड्डा है, लेकिन अब थोड़ा चेंज आया है। पहले गवर्नर स्टेट को डैमेज करता था, अब उल्टा हो गया है, स्टेट उल्टा गवर्नर के नाक में दम किए हैं, परेशान कर रहे हैं। ये एक नई सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप है, जैसे बंगाल, जैसे तमिलनाडु, जैसे आंध्रा, जैसे तेलंगाना, जैसे केरल, जैसे पंजाब। मतलब राज्यपाल के ऊपर, राज्यपाल को टॉर्चर करना, राज्यपाल पर छेड़खानी का आरोप लगाना, राज्यपाल के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना, राज्यपाल की छीछालेदरी करना, या कुल मिलाकर के राज्यों के द्वारा संवैधानिक पद की गरिमा गिराने
उनको विवादित रूप से प्रस्तुत करने का दौर अभी भी भारतीय राज्य व्यवस्था में संचालित होते देखा जा सकता है। ये चीजें आई और कई सारी कमेटियां भी बनी हैं, सरकरिया आयोग, ये आयोग, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि 125 शब्दों में सरकरिया आयोग, पुंछी आयोग या राज्यपालों के पद को सुधारने के लिए जितने सलाह दिए गए उसमें से 3 या 4 ही इंप्लीमेंट होते जा रहे हैं फलाना ठिकाना। यहां पर प्रश्न सीधे पूछ रहा है, क्या राज्यपालों के साथ जो डिस्प्यूट हो रहा है उसकी क्रिटिकली एनालाइज करिए, क्योंकि वर्ड लिमिट लिमिटेड है तो फिर आपके पास स्पेस नहीं है चीजों को लिखने की। नेक्स्ट आइए, सेल्फ हेल्प ग्रुप का रोल को डिफाइन करिए। सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में सेल्फ हेल्प ग्रुप की भूमिका क्या हो सकती है? हर साल अमूमन ये पिटा हुआ प्रश्न है, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा मुझे दिमाग नहीं लगाना है, तो मैं यहाँ पे सीधे आपके पास लेके आ जाता हूँ कि सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे एक्टिव हो सकता है या हो रहा है उसके बारे में। तो यहाँ पर ये चीजें दी हैं, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में फाइनेंशियल इंक्लूजन का यह इंडिकेटर दिख रहा होगा आपको। दूसरा, इनोवेशन के डेवलपमेंट में यह हेल्पफुल है, इकोनॉमिक में इतना ही, और सोशल एम्पावरमेंट में डिसीजन लेने की राइट्स दे रहे हैं, सोशियो रिफॉर्म मूवमेंट को इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो जब भी बात होती है ना क्या कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो इससे भी जुड़ी हुई चीजें हैं जो मैं पहले बता चुका हूं, तो आप यहां पर बताएंगे, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं कि सोशल एम्पावरमेंट में रोल क्या हो रहा है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, और फिर पैरा चेंज करके इसी में बता सकते हैं कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में यह क्या रोल प्ले कर रहा है। वहां भी 2 पॉइंट, नो नीड टू इंट्रो एंड कंक्लूजन। तो बस इतना पर्याप्त है। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं, मैंने पहले वाले पेपर में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े हुए सारी चीजों को डिटेल बता दिया है, तो बस इतना ही इस पेपर में, इस क्वेश्चन में, इससे ज्यादा। फिर दूसरा पूछ रहा है कि डिस्कस द स्टेप्स टेकन टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस, मतलब शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए उठाए गए कदमों की चर्चा करें। अब यहां पर भी देखिए, ये भी नॉर्मल सा प्रश्न है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए क्या किया गया है। ठीक है, तो वही चीजें हैं, आरटीआई डाला गया है, डिजिटल गवर्नेंस की बात हो रही है, सिटीजन चार्टर को बात हो रही है, लोकपाल लोकायुक्त की बात हो रही है, सोशल ऑडिट की बात हो रही है। तो एकदम नॉर्मल सा प्रश्न है। क्या? पारदर्शिता और जवाबदेही, ये 2 शब्द हमेशा याद रखिएगा, पारदर्शिता और जवाबदेही। आज के अगर हिंदुस्तान टाइम्स में अगर आपने देखा होगा पटना एडिशन, तो उत्तर प्रदेश की एक सर्वे रिपोर्ट निकली है जिसमें यूपी ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, गवर्नेंस के मुद्दे पर क्या किया। वो न्यूज़पेपर यही होगा, मैं अभी देखता हूं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप उसको जरूर ध्यान रखें और उसके कंटेंट को, उसके यूटिलाइजेशन को जरूर इंप्लीमेंट करें। शायद मेरे पास होगा ही हिंदुस्तान मैं देख लेता हूं, तो उस कंटेंट का यूटिलाइजेशन आपको बेहतर तरीके से करना होगा, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट ने खुद, यूपी गवर्नमेंट ने एडवर्टीजमेंट निकाला है, ये रहा, इंडियन एक्सप्रेस में भी निकला है, यूपी गवर्नमेंट ने खुद भी बताया है कि कैसे गवर्नेंस के लिए क्या हो रहा है। तो अगला जो लास्ट वाला टेस्ट पेपर है उसमें हमने डिटेल डाला, तो ये आज का एडवर्टीजमेंट है, लगभग सारे अखबारों में आया है। तो आज डेट है आपका 17 फरवरी, ठीक है, तो लगभग सारे अखबार, माफ करिए 17 फरवरी है कि आज 18 फरवरी है, तो 17 फरवरी के न्यूज़पेपर में सब दिया है। तो यहाँ जो भी आंकड़े निकले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों का समावेशन या इन चीज़ों को पॉइंट्स के रूप में आपके आंसर में आनी चाहिए। तो एकदम 4-5 चीज़ें
याद कर लीजिए, यही जो चीजें हैं वो आपको क्रमबद्ध रूप में सेंटेंस के रूप में लिख देना है। नो नीड टू इंट्रो एंड कंक्लूजन। नॉर्मल सा प्रश्न है। आगे देखिए, पूछ रहा है आईटी या सूचना तकनीक ने, सॉरी, सूचना तकनीक ने शासकीय नीति में किस प्रकार परिवर्तन लाया है, चर्चा करिए। डिस्कस हाउ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज ब्रॉट चेंज इन पब्लिक पॉलिसी। तो ये भी गवर्नेंस से जुड़े हुए प्रश्न हैं, और कल मैं एआई हटा दूंगा, देख रहे हैं। वैसे मैं आज भी चौक एंड डस्टर से ज्यादा कंफर्टेबल हूं किसी भी चीज को समझाने में और लिखने में। अब एआई जब बना तो ये थोड़े था कि सर कहीं पेन लगाएंगे, सर कहीं हाथ लगाएंगे, वॉइस वाला दे दिया। अब ये देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब इसके बारे में पूछ रहे हैं आईटी ने क्या रोल प्ले किया। तो भाई आईटी ने कैसे रोल प्ले किया है, ये भी नॉर्मल चीजें हैं कि आईटी ने गवर्नमेंट पॉलिसियों के इम्प्लीमेंट में क्या चेंजेज लाए हैं। तो वो आपको जानना है कि अभी जो हमारे यहाँ पॉलिसी बन रही है उसमें डेटा बेस्ड पॉलिसी बन रही है। सेकंड पॉइंट, जो हमारे यहाँ जितने भी वेलफेयर प्लान है वो टारगेटेड डिलीवरी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूजफुल हो रही है। तीसरा, डेमोक्रेसी को बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करने में, सहभागितापूर्ण लोकतंत्र की स्थापना में या पार्टिसिपेटिंग डेमोक्रेसी के इंप्लीमेंटेशन में ये हेल्पफुल हो रहा है। या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव, अब मैंने इरिटेट हो रहा हूं, कल ही मैं इसको हटा के रख दूंगा। या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्टिवनेस में यह इफेक्टिव हो रहा है। कुल मिलाकर के देखें तो ये पूछ रहे हैं कि आईटी का रोल क्या प्ले हो रहा है। तो आप देखिए कि एडमिनिस्ट्रेशन में यह कैसे यूजफुल है, पहली बात। दूसरा, ये जितने भी प्लान हैं इनके इंप्लीमेंटेशन में कैसे रूल हो रहा है। एक शब्द है बड़ा अच्छा, कानों को सुहाना लगता है, कि ये इसमें कैसे हेल्पफुल हो रहा है। या फिर प्रशासन के अलावा एक और भी जो मैंने अभी बताया था, पॉलिसी मेकिंग में यह क्या रोल प्ले कर रहा है। 4 पॉइंट पर्याप्त है, समय बचे तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में यह क्या कैसे रोल प्ले कर रहा है। एक एक लाइन भी अगर आप लिख देते हैं तो 125 वर्ड आपका हो जाएगा। आगे देखिए, जो अगला प्रश्न है, पूछ रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिनेरियो में क्वाड, एससीओ, नाटो में कोरिलेशन बनाइए। जब ये मैं प्रश्न बना रहा था तो मैंने सोचा पहले क्वाड और एससीओ करते हैं। हमने कहा चलो ठीक है, तो मैंने क्वाड और एससीओ किया, फिर नाटो भी डाल दिया। एक चीज और डाल देना चाहिए था, इस्लामिक नाटो, तो मजा थोड़ा और आता। वैसे इस्लामिक नाटो पर एक मेरी वीडियो पड़ी है, हवा निकल चुकी है, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ऐसी बातें होते रहती हैं। तो सबसे पहले एससीओ वर्सेस क्वाड वर्सेस नाटो, इसके ऊपर प्रश्न पूछा है। लेकिन प्रश्न को एक बार फिर से बताइए। प्रेजेंट करंट पॉलिटिकल सिनेरियो को देखते हुए इंटर कोरिलेशन पूछ रहा है। तो जब इंटर कोरिलेशन पूछ रहा है तो इसकी मीनिंग, इसका एस्टैब्लिशमेंट या इसका एम्बिशन से जुड़े हुए सवाल या जुड़े हुए बातें प्रश्न के भाग में नहीं है। और बस इसको पढ़ लीजिए, ये किसी एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। पहला तो बात यही है। फिर दूसरा आपको क्या पूछ रहा है, अंतर संबंध, कोरिलेशन पूछ रहा है। अब क्या बताएंगे, बहुत बड़ी बात। तो सबसे पहले ही लाइन में आप बताएंगे कि एससीओ, क्वाड और नाटो की स्थापना का लक्ष्य
क्रमशः ये है एक लाइन में। अब यही तो समस्या है, एक लाइन में कैसे बताएंगे। देखिए मैं बोल के सुनाता हूँ। 1949 में जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नाटो की स्थापना हुई तो इसका मुख्य उद्देश्य था यूरोप की सुरक्षा और साम्यवाद का या रशियन क्रांति से जन्मे साम्यवाद का प्रतिरोध करना। वहीं एससीओ जब बना तो इसका मुख्य उद्देश्य था पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद, सांस्कृतिक संबंधों और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाना। ठीक इसी तरह क्वाड जैसी संस्थाएं हिंद महासागरीय इलाके में आपसी सहयोग हेतु बनाई गई हैं। पहले लाइन में बताएंगे स्थापना का लक्ष्य, दूसरा में बताएंगे क्रियाशीलता, और तीसरे में बताएंगे इफेक्टिवनेस। अब यहां पर देखिए कैसे है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात नाटो अमेरिकी और शक्तिशाली देशों का एक उपकरण बनकर के हमारे सामने आता है, जिसकी गतिविधियां अफगानिस्तान, तालिबान, ईरान, इराक जैसे कई देशों में 16 देशों में देखी गई। वहीं एससीओ क्षेत्रीय सहयोग के रूप में गठित संगठन है, लेकिन जब से उसने ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करना शुरू किया है इसे नाटो के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। तो फिर क्वाड, एससीओ या चीन की बढ़ती हुई वैश्विक राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो हिंद महासागरीय और प्रशांत महासागरीय, इंडियन और साउथ पैसिफिक ओशियंस में जो दिख रही है उसको संतुलित करने की एक रणनीति समझी जा रही है। प्रभावशीलता, वर्तमान एज पॉलिटिकल करंट सिनेरियो में नाटो ट्रंप की नीतियों से बुरी तरह डैमेज होते दिख रहा है। वहीं एससीओ बड़े शक्तिशाली तरीके से जमता हुआ दिख रहा है। लेकिन जब से ऑकस का गठन हुआ है क्वाड के फ्यूचर या प्रासंगिकता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा है। एक लाइन में और कहूंगा, भारत के बारे में भी लिख दीजिए। नाटो से तो भारत का संबंध नहीं है, लेकिन हाल ही में नाटो के विकल्प के रूप में एससीओ में जब से भारत ने सदस्यता ली तब से भारत की विदेश नीति को कंफ्यूज्ड कहने की परंपरा चल पड़ी है कि एक तरफ भारत क्वाड का भी मेंबर है और एससीओ का भी। एक लाइन और जोड़िए, भारत की विदेश नीति कहीं से भी कंफ्यूज्ड नहीं है, वो व्यवहारिक हितों के अनुरूप है। बस खत्म करिए, यही बात है। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि 125 वर्ड में आप लोग इस चीज को लिखने के लिए अभी तैयार खड़े हैं। अब तैयार हो सकते हैं, प्रयास करिए। देखिए इतनी ही जरूरत है एग्जाम की। आपको एस जयशंकर का दादाजी या सलाहकार नहीं बनना है जो यूट्यूब पर आके जो लेक्चर देते हैं ऐसे खड़े हो जाते हैं अब ट्रंप ये करेगा, अब ट्रंप वो करेगा। मैंने थोड़ी थिएटर वगैरह भी की है तो एक्टिंग नस नस में है, उसको कितने भी दबाने का प्रयास करता हूँ आता नहीं है। उसके कुछ पॉजिटिव रोल भी है और नेगेटिव भी है। वीडियो भी जाती है क्रॉनिकल न्यूज़ पे डेली करंट इशू पर, जैसे आज या सॉरी कल मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एकदम पूरी कलई खोल दी है, मर्जी हो तो देख लीजिएगा। बस इतने ही प्रश्न की डिमांड है। आगे देखिए 9वें नंबर पर 2025 की ग्लोबल शानदार प्रश्न डाला है कि हे ईश्वर ये क्या हो रहा है। टू 2025 की फॉरेन पॉलिसी के लिए किस तरह 2025 का ईयर इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के लिए कैसे चैलेंजेबल और ट्रांसफॉर्मेटिव बना हुआ है। शानदार प्रश्न है। और इसी के साथ साथ लिख लीजिए इंडिया G20 से कैसे प्रॉफिटेबल हो सकता है। इसकी आने की संभावना थोड़ी कम है बट ये तो आएगा ही आएगा, चाहे जिस रूप में। आइए तो प्रश्न पूछ रहा है 2025, हम 26 में हैं,
इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के लिए कैसे चैलेंज बना है। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि जो भी ग्लोबल मेजर इंसिडेंट हैं वो कैसे इफेक्टिव है, पहले लाइन में तो यही बता देना है। दूसरा, क्रमबद्ध बताएंगे कैसे भारत और अमेरिका संबंध में उतार चढ़ाव आए हैं। तीसरा, फिर यहां भी ले सकते हैं पड़ोसी देशों की गतिविधियां, इसमें नेपाल और बांग्लादेश आना ही चाहिए, म्यांमार भी ले सकते हैं। चौथा, चीन से मिलती बदलाव की आहट, मतलब 2025 भारत और चीन संबंधों के लिए सुखद रहा है, चाहे वो ब्रिक्स के मंच पर हो, चाहे कुछ सहयोग के मंच पर हो, या फिर अमेरिका से दूरी, चीन से याराना, जो भी कह ले, ये सारे शब्द आम लोगों के लिए छोड़ दे। हमारे और आपके लिए जो डिप्लोमेट बनने की तैयारी कर रहे हैं और हम आपकी तैयारी करा रहे हैं, उसमें ये शब्द नहीं आनी चाहिए, बस इतना ही। आप ये बताइए कि हमारे पास प्रॉब्लम भी हैं, हमारे पास चैलेंजेज भी हैं और हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी है। इसमें हमने जानबूझ करके और विस्तृत नहीं किया है। घटनाक्रम में रशिया और यूक्रेन का संकट तो है ही, ईरान क्राइसिस भी है, और इधर सबसे ज्यादा जो चुनौती मिली है वो बांग्लादेश। रहमान जी के आने के बाद भी चुनौतियां खत्म नहीं हुई है। अभी इंटरव्यू का दौर चल रहा है, बीपीएससी वाले भी बैठे हुए हैं। यूपीएससी वाले में सबसे मैं ये पूछता हूँ, 2026 टिल Feb 15 तक चैलेंजेस क्या हैं, जरा तुम ये बता दो। 5 पॉइंट पूछते हैं, बच्चे जानते भी हैं लेकिन प्रेजेंटेशन ठीक से नहीं हो पाता है, तो जब ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं तो सोच कैसे पाएंगे। एक बार सोचिएगा, क्या इस प्रश्न को आप 125 वर्ड में डील करने की सामर्थ्य रखते हैं। आप जानते सब कुछ है, समझते भी सब कुछ है, बट मेन वही बात आ जाती है कि आप इस प्रश्न को कैसे लिखेंगे। अगर ये चीजें समझ में आ जा रही हैं तो आपकी तैयारी परफेक्ट है, नहीं तो कुछ ना कुछ लोचा जरूर है। दूसरा जो प्रश्न है वो है G20 से भारत कैसे प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो पिटा हुआ प्रश्न है कि एक तो ये मंच दिए हुए हैं, एक तो इसमें एक शब्द हमेशा आप यूज करिएगा कि साउथ कोऑपरेशन का कॉन्सेप्ट है, और एक और भी दीजिएगा कि अभी जो मीटिंग हुई है उसमें जो इश्यूज उठे हैं उससे भारत के लिए क्या अवसर हैं। अब प्रॉफिटेबल पूछ रहा है तो यहां पर प्रॉब्लम्स और यहां पर चैलेंजेज की चर्चा आवश्यक नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर, तो यहां पर इसकी जरूरत नहीं है। कई सारे बच्चे आंसर में ये भी लिख देते हैं, तो वहां पर उनको बताना पड़ता है कि आपको इस प्रश्न में अकॉर्डिंग टू जो नीड है वो ये है, बेनिफिशियल कैसे हो सकता है। ये नहीं पूछे हैं होगा कि नहीं होगा, जब पूछेंगे होगा कि नहीं होगा तब आप बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्या आप इस बात से सहमत हैं प्रधानमंत्री कार्यालय की बढ़ती सक्रियता संसदीय की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था को प्रभावित किया है। टिप्पणी करिए, मतलब एंड दिस टाइम डू यू एग्री, पीएमओ इतना एक्टिव है कि वो पार्लियामेंट्री सिस्टम को इफेक्टिव कर रहा है। तो व्यवहारिक स्तर पर क्या है जरा आप देख लीजिए। भारत के सभी भाजपा के राज्यों में
गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी बने हुए हैं। दूसरा, सभी राज्यों में जो ऊपर लेवल हैं, जितने भी पीसीएस और आईएएस अधिकारी जाते हैं राज्यों से या केंद्र के अपने हैं, उन सबके ऊपर गुजरात कैडर के ही अधिकारी हैं और वो सब लोग दो लोगों के प्रति जिम्मेदार हैं। शासन का स्तंभ, मतलब कहा जाए कि सिर्फ दो लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं, एक हमारे माननीय मोदी साहब हैं और दूसरे मोटा भाई हैं। दो लोगों की सरकार है। पिछली बार कहा जा रहा था 2.5 लोगों की है, इस बार राजनाथ सिंह और स्वर्गीय अरुण जेटली का पत्ता साफ है। ऐसा होता है जब भी पार्लियामेंट में कोई सशक्त बहुमत प्राप्त दल सत्ता में आता है तो हमेशा या तो किचन कैबिनेट या तो शैडो कैबिनेट और या तो 2.5 लोगों की सरकार में पीएमओ सबसे पावरफुल रोल पे आता है। पीएमओ सारे मंत्रालय को हाईजेक कर लेता है। पीएमओ मैं ही इंदिरा हूं, मैं ही भारत हूं वाला, मैं ही मोदी ही इंडिया है, इंडिया ही मोदी है, मोदी ही भाजपा है, भाजपा ही मोदी है। बट ऐसा अब तो नहीं है। एक नया प्रतिद्वंदी हमारे प्रदेश से उभर चुके हैं और पीएम का रास्ता तो हमारे उत्तर प्रदेश से ही जाता है। खैर, ये तो मैंने ऐसे बात कही, ये सिचुएशन है। सच्चाई तो यही है। डील कैसे करेंगे, एक बार फिर प्रश्नों को देखिए। डू यू एग्री आपसे पूछ रहे हैं, अगर आप एग्री हैं तो लिखिए, लेकिन एग्री होने के बाद भी ये बात आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, और जब आप लिखेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। ध्यान रखिएगा, मैंने जो बातें बताई वो एक जर्नलिस्ट, वो एक व्यवहारिक राजनीति की समझ रखने वाले व्यक्ति या शिक्षक के रूप में है, लेकिन जब आप उत्तर को लिखेंगे तो आपके अंदर एक डिप्लोमेट उत्तर को लिखेगा जो यह बताएगा कैसे। आइए अब देखते हैं पीएमओ। तो अब बताएंगे कि जो भी ये लॉजिक स्टेटमेंट मिला है आप उसका मीनिंग बताएंगे और उससे जुड़ा हुआ ये भी बताएंगे कि कहा जा रहा है विवाद के रूप में, या फिर एक शब्द हमेशा आप यूज करिए, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसी चर्चा है या ऐसी खबरें हैं कि पीएमओ ने सारे मिनिस्ट्री को हाईजैक कर लिया है वगैरह वगैरह। अब फिर आप इसको कट करेंगे, बट इट्स नॉट ट्रुथ। That is the part of our democracy, especially special majority democracy। मतलब जब भी बहुमत की सरकार आती है तो पीएमओ पावरफुल होता है, पीएम प्रभावी हैं, देन पीएमओ भी प्रभावी है। और लास्ट में नीचे कट करिए कि यह पीएमओ के प्रभावशीलता को प्रकट कर रहा है। भारत में अभी भी संसदीय लोकतांत्रिक गणतांत्रिक मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था है। पीएमओ जरूर इफेक्टिव है, न कि हाईजैक किया हुआ है। इसी चीज को बैलेंस करिए। अगर आपने लिख दिया यहां पर क्या कि सब जगह ये हावी है, यही इफेक्टिव है, बाकी बेबस हैं, बाकी मुंह ताक रहे हैं, और जो मूर्ख है धर्मेंद्र प्रधान जैसा गधा उल्लू का पट्टा, सॉरी मैं नहीं कर रहा हूं, पब्लिक कर रही है, उन्हीं को बढ़ा रही है। आप इंतजार करिए, 15 दिन के अंदर में हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया जाए। ऐसा होता है क्योंकि श्रीमती गांधी भी यही करती थी। उनके बारे में कहा जाता था पहले वो मूली जमीन के नीचे डालती थी और बीच में थोड़े थोड़े समय पर उखाड़ के देखती थी, फिर डाल देती थी, ताकि मूली एक लंबाई से ज्यादा न बढ़े। तो ऐसा होता है। तो ये सारे शब्द किसी भी प्रकार में आपके उत्तर में नहीं आने चाहिए, तभी आप एक बेहतर डिप्लोमेट बन जाएंगे। अगर आपने कहीं भी सच्चाई लिखी तो आपके नंबर कट जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि पॉलिटी के लेवल पर जो लोग भी पॉलिटी आपको पढ़ा रहे हैं वो पीएमओ ऐसे आपके दिमाग में फिट किए होंगे। हो सकता है पीएमओ बहुत अच्छा सुंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फोटो दिखा के आपको समझा दी हो, बट उससे मेंस एग्जाम निकलता नहीं है। मेंस में चीजों को पहले सही डिस्कस करिए, फिर गलत भी डिस्कस करिए, और सबसे बड़ी बात आपका फोकस सिर्फ एक चीज पर होना चाहिए, उत्तर को कैसे लिखे। नॉलेज लेके जरूरत नहीं है,
बाकी मर्जी है आपकी। आगे अगले प्रश्न को देखिए। भारत के फेडरल स्ट्रक्चर में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं उनके चैलेंजेस की चर्चा करिए, इसका इफेक्ट कैसे आ रहा है। तो सीधा सा प्रश्न है, फेडरल स्ट्रक्चर में क्या चेंजेज आ रहे हैं, आइए दिखा देते हैं आपको, फिर समझ में आ जाएगा। फेडरल स्ट्रक्चर में क्या स्टेट्स, सॉरी, सबसे बड़ी बात, स्टेट आरोप लगा रहे हैं कि भैया पैसा नहीं मिल रहा है, पहला। दूसरा, राज्यपालों के ऊपर आरोप लग रहा है। तीसरा, स्टेट जितने हैं वो कह रहे हैं कि भाई सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स जैसे डिपार्टमेंटों के माध्यम से आप हम पे दबोच रहे हैं और एक तरफा पॉलिसी निर्माण हमारे ऊपर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आप यहाँ देखेंगे तो एट प्रेजेंट सिनेरियो में जो फेडरलिज्म है उसको इफेक्टेड करने में सबसे पहले आज भी इनका एक्टिवनेस का दौर जारी है। दूसरा, फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स भी देखे जा रहे हैं। तीसरा, जितने भी हमारी सर्विलेंस एजेंसियां हैं उनका इफेक्टिवनेस देखा जा रहा है। तीसरा, और भी कई तरह की चीजें हैं जो उभर करके आ रही हैं। पॉलिसी मेकिंग में स्टेट लिस्ट के कई सारे सब्जेक्ट पर सेंट्रल इंटरफेरेंस करता हुआ दिख रहा है। और भी है, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट दिख रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन जैसे प्रोविजन पर स्टेट की आपत्ति जग जाहिर है। फिर कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया से आइडिया ऑफ नेशनलिज्म बीजेपी का प्रभावी हो रहा है, सब जगह मोदी ही मोदी। फिर ये भी कह रहे हैं कि जितने भी राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो राज्यों के चुनाव में आ रहे हैं, राज्यों के मुद्दे नीचे जा रहे हैं। कुछ हद तक ये सारी बातें सही भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जिन्होंने ईडी की सक्सेस रेट 1% है, अभी पार्लियामेंट में 2 दिन पहले की घटना है। मतलब ईडी ने जितने भी लोगों के ऊपर केस किया और जितने भी लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी थी उसमें नहीं हुआ। जितने प्रतिद्वंदी दलों के नेता हैं उनको डराने धमकाने और उनको काबू में रखने का उपकरण बन चुका है केंद्रीय एजेंसी। और भी है, संवैधानिक संस्थाओं का संकट, एसआईआर, लगता हुआ आरोप, निर्वाचन आयोग, और भी है। बट 4 पॉइंट्स आई थिंक पर्याप्त है। कल्पना करिए कि 1% पॉइंट और ये सब सारी चीजें डाल दें तो आपके उत्तर एबव 70% मिलने ही मिलने हैं, न मिलने का कोई प्रश्न नहीं है। सबसे बड़ी बात, अब आप इसका उत्तर लक्ष्मीकांत जैसे ट्रेडिशनल किताबों में खोजेंगे या गुरुजी के पॉलिटी वाले नोट्स में तो मिलेगा नहीं। कारण ये सारे करंट के अपडेट टीचर हैं, सॉरी अपडेट टॉपिक हैं जो टीचर जानते भी हैं लेकिन पढ़ाने का रिस्क नहीं उठाते हैं। यहाँ पर सिर्फ वही चीजें एग्जाम में पूछी जा रही हैं जो चीजें देश में हो रही हैं और उनको 4 लाइन में आपको बस डिफाइन करना है। नोट्स में बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिए जाते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका है फेडरलिज्म के टॉपिक को उठाइए और उस फेडरलिज्म से जितने टॉपिक हो सकते हैं सबके ऊपर पॉइंट्स बना लीजिए और एक बार आपके दिमाग में बैठ जाए, 1 दिन 2 घंटे लगेंगे फेडरलिज्म को पढ़ने में, 2 से 3 घंटे मिलेंगे कम से कम 8 से 10 पॉइंट को डिस्कस करने में जैसे यहां है, और 2 दिन लगेंगे कम से कम फेडरलिज्म पर 8 से 10 प्रश्नों को लिखने में। और एक बार जब आप लिख लेंगे तो प्रश्न किसी भी एंगल से आए आप तैयार हैं लड़ने के लिए। तो अब पूछे कि फेडरल स्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम है, क्या चैलेंजेज है, फेडरल स्ट्रक्चर को स्टेट कैसे डैमेज कर रहे हैं, फेडरल स्ट्रक्चर को इफेक्टिव करने में पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का क्या रोल है, डू यू एग्री, कैसे फेडरल स्ट्रक्चर को डीप स्टेट इफेक्टेड कर रहा है, फेडरल स्ट्रक्चर को पॉलिटिकल एक्टिविटी और नैरेटिव्स कैसे इफेक्टेड कर रहे हैं, और भी बहुत कुछ है जो लक्ष्मीकांत, सुभाष कश्यप, डीडी बसु, बख्शी जैसे किताबों की सीमा से बहुत बाहर है। पेपर उठा करके देखिए तो किताबी ज्ञान का कोई मतलब नहीं नजर आता और ये चीजें और भी बढ़ रही हैं और हमारे हिंदी भाषी राज्य
गोबर पट्टी, काऊ बेल्ट, कैटल क्लास, पता नहीं किस तरह के शब्दों को प्रयोग करके हमें अपमानित किया जाता है, लेकिन ये सच्चाई है। जब सारे लोग लाइक सब्सक्राइब के चक्कर में रटंत घुटंत लिखंत पे आते हैं तो कहीं ना कहीं ये आलोचना जरूरी होती है। काश इस तरह की दिव्य दृष्टि हम लोगों को भी मिली रहती तो आईएएस में टॉप करके दिखाते हैं, नीचे से सिलेक्शन नहीं, ऊपर के 10 रैंक हमारे रहते। आइए 13वें नंबर के प्रश्न पर आइए, थोड़ा जज्बाती हो जाते हैं। न्यायिक समस्याओं के समाधान हेतु सुझाए गए विकल्पों की आलोचनात्मक परीक्षण करें। क्रिटिकली एग्जामिन द सजेस्टेड अल्टरनेटिव्स फॉर रिसॉल्विंग जुडिशियल प्रॉब्लम्स। अब थोड़ा सा आपको बता दें, बहुत कुछ बताने को नहीं है इसमें। जो भी जुडिशियल प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने की जो चीजें हैं, उसके ऊपर पूछ रहे हैं क्या दिया गया है। तो सबसे बड़ी बात, जुडिशरी क्या कर रही है। तो एक तो बात कही जा रही है कि जुडिशरी के अपॉइंटमेंट में थोड़ा सा तीव्रता देखी जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कही गई है, जिसमें जजों के पदों को भरने की बात कही जा रही है। दूसरा, इंडियन जुडिशियल सर्विसेज, ये देखिएगा मोदी जी के कार्यकाल के पहले ये शुरू हो जाएगा, उसको स्टार्ट करने की बात की जा रही है। तीसरा, जुडिशरी के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट या मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है, दूसरा पॉइंट। तीसरा, एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट्स का मैकेनिज्म डेवलप करने की बात की जा रही है ताकि न्यायपालिका के ऊपर बोझ कम पड़े। और इसी के साथ साथ तारीख पे तारीख वाला, उसमें भी कुछ रिफॉर्म करने की बात की जा रही है। इतना पर्याप्त है। तो आप यहाँ कंक्लूड तो करना पड़ेगा कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज कर देने से जुडिशरी की वर्किंग कल्चर में बदलाव नहीं होगा, उसमें वर्क कल्चर में कंपल्सरी चेंज लाने की जरूरी है। न्याय में देरी न्याय की अवहेलना है, ये शब्द जरूर याद रखिएगा, मुझे आज भी बातें याद आती हैं। आगे देखिए, थोड़ा उत्तर प्रदेश से डाल दिया है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश में हाल में कुछ विधि निर्माण संबंधी कानूनों की समीक्षा करें। रिव्यू सम ऑफ रिसेंट लेजिस्लेटिव। ये प्रश्न 5 में आना चाहिए या 6 में आना चाहिए, मैं सोच रहा हूं कि ये प्रश्न ठीक है या नहीं है, बट कभी कभी इकोनॉमी के पेपर में भी यूपी से जोड़ के प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। वैसे ये टॉपिक जो है वो GS 5 का पार्ट है, जुडिशरी उत्तर प्रदेश में। सीधा सा प्रश्न है, लेकिन उत्तर थोड़ा सा टेढ़ा है कि यूपी में लेजिस्लेटिव के लेवल पर क्या चीजें हुई हैं। थोड़ा सा मैं सोचूं तो इसको बता दूं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा 2025 तक आबकारी राजस्व, नगर निगम, गन्ना, वृक्ष संरक्षण जैसे 13 राज्य कानूनों में बदलाव हुए। तो अब एक ही प्रश्न का मिल गया कि सिर्फ 2025 में यूपी गवर्नमेंट ने 13 बड़े लॉज में चेंज किए हैं। इसमें से 4 का आप मेंशन कर देंगे तो पर्याप्त होगा। ऐसे फैक्चुअल आ जाते हैं, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म या लेबर रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव और बिहेवियर रिफॉर्म, जुड़ी हुई चीजें। तीसरा, और भी सारी चीजें हैं। तो कभी कभी इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं। मैं उस समय सोच रहा था कि यूपी बेस्ड क्वेश्चन डालूं या ना डालूं, बट सिलेबस में पार्ट में है जुडिशरी, और 2 सालों में यूपी बेस्ड क्वेश्चन भी GS2 GS 3 में पूछ लिए जाते हैं, तो डाल दिया मैंने। अगला है, सिविल सेवकों का रोल डेमोक्रेटिक नेशन के लिए कंपलसरी क्यों समझा जाता है, बताइए। मतलब एक बार जो भी देश सिविल सर्विसेज से, IAS और PCS जैसी सुविधाओं से, या हो सकता है IAS जैसा कुछ हो, एक बार शासित हो जाता है तो उनमें चेंज करना, उनको हटाना, उनको विस्थापित करना संभव नहीं है। तो प्रश्न यही पूछ रहा है। तो अब यहां पर थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज तो होना ही पड़ेगा।
लिखूंगा नहीं, ज़्यादा यहीं बता देते हैं, 1 घंटे में समेटना होता है। क्या बताना है आपको कि आप बताइए कि सिविल सर्विसेज स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी देते हैं। सिविल सर्विसेज सिविल सर्वेंट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में हेल्पफुल होते हैं। सिविल सर्वेंट एक्सपर्ट सजेशन का या एक्सपर्टीज का रोल प्ले करते हैं। सिविल सर्विसेज से सर्विस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सिविल सर्विसेज कोऑर्डिनेशन में हेल्पफुल है। बस कंक्लूड कर दीजिए। चूंकि ये एकदम गवर्नेंस के पिटे पिटाए हुए प्रश्न हैं, तो इसमें मेरे बताने के लिए पीएमओ जैसा कुछ अलग से नहीं है। आगे देखिए, फूड सिक्योरिटी को लेकर के यूपी ने जो भी मैनेजमेंट इंप्लीमेंट किया है उसके मेजर एस्पेक्ट को एक्सप्लेन करिए। तो फूड सिक्योरिटी में क्या किया है यूपी गवर्नमेंट ने, तो वही। अब यहां पर आपके पास यूपी गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ डाटा फैक्ट फिगर होना चाहिए कि एनएफएसए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जैसे प्रोविजन कैसे यूपी में इंप्लीमेंट हो रहे हैं। इट मींस यूपी का राशन कार्ड कितना है, तो मैं आपको संख्या बता देता हूं। इतने लाख राशन कार्ड जारी हुए हैं यूपी में। और फिर आपको बताना है कि यूपी में एक तो पीडीएस को लेकर के क्या किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का ओहो क्या रोल है। फिर उसके बाद जो भी प्रॉब्लम है, कंप्लेन है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या किया जा रहा है, न्यूट्रिशन के लेवल पर क्या किया जा रहा है, और जो भी फूड पार्ट हैं उनके स्टोरेज और उसके मैनेजमेंट के लिए क्या करें। यही 4 से 5 पॉइंट। और लास्ट पॉइंट में आप कर देंगे कि इन प्राविधानों के माध्यम से राज्य भूखमरी और कुपोषण को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। योगी जी हमें भी शामिल कर लीजिए, हम भी आपके इस अभियान में संचालित होंगे। ये फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए। तो बस फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ बोलने की समझाने की संभावना नहीं है। अगला है वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में सिटीजन चार्टर की इफेक्टिवनेस की चर्चा करिए, या वेलफेयर ओरिएंटेड गवर्नेंस में के एक्टिव होने में सिटीजन चार्टर क्या रोल प्ले कर सकता है। नॉर्मल सा सवाल है भाई। अब इसमें वही सारी चीजें हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है सिटीजन चार्टर और वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में या गवर्नेंस में क्या रोल प्ले किया जा सकता है। तो पहला पॉइंट आपका होगा क्या, अकाउंटेबिलिटी ट्रांस फिक्स करना, तो ये हो भी रहा है। राशन कार्ड पासपोर्ट पैरा चेंज करेंगे। ट्रांसपेरेंसी और इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराना, और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन हो वो पीपल वेलफेयर बेस्ड हो। फिर जो सर्विस अरेंज कराई जाए उसमें रिफॉर्म हो। कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं कि लीगल जो भी प्रोविजन है उसका अभाव देखा जा रहा है। दूसरा अवेयरनेस की कमी है। तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है। और क्या कह रहे हैं, चौथा कि वेलफेयर तीन ही पर्याप्त है। वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का सपना तब तक अधूरा है जब तक अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को त्वरित न्याय और सेवा न मिले। नागरिक चार्टर को सेवोत्तम मॉडल के साथ जोड़कर इसे कानूनी शक्ति प्रदान करके ही सुशासन को वास्तविक रूप दिया जा सकता है। ये कंक्लूजन मैंने लिखा, मुझे खुद ही लग रहा था थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन मैंने लिखा। मतलब वेलफेयर स्टेट्स या वेलफेयर गवर्नेंस का जो भी कॉन्सेप्ट है वो तब तक सही अर्थों में इफेक्टिव हो पाएगा जब न्याय फॉर या जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबके लिए जैसी संकल्पना इंप्लीमेंट होगी। और इसके लिए सर्वोत्तम मॉडल का भी यूटिलाइज किया जा सकता है। कुछ कुछ ऐसा ही। अब जब मैं बोलूंगा, जितनी बार बोलूंगा उत्तर कुछ और निकल करके आएगा, क्योंकि एक फ्रेमवर्क पड़ा है। आगे देखिए, वैश्विक समस्याओं के प्रति भारत के नजरिए और संभावित भूमिका का परीक्षण करें। तो मोदी जी को भेज दो। इजराइल और ईरान की समस्या सुलझा देंगे, रूस यूक्रेन सुलझा देंगे, वेनेजुएला सुलझा देंगे, यूएन को इफेक्टिव बना देंगे, और हमारे मोदी जी को नोबेल भी दे दो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बीजेपी के आईटी सेल वाले कह रहे हैं। थोड़ा सा सुनिए, मुस्कुराइए और थोड़ा गंभीर हो जाइए कि अब डिप्लोमेट इस चीज को सोचेगा तो कैसे सोचेगा। फिर आ जाइए, ग्लोबल प्रॉब्लम जो भी है, भारत का नजरिया। तो भारत का नजरिया थोड़ा सा इसको मैं लिख के बताता हूं। नजरिया क्या होना चाहिए,
तो भारत का नजरिया रसिया यूक्रेन वॉर में क्या है, भारत का नजरिया ईरान और इजराइल विवाद, और क्या नाम है इधर यूएस में क्या है, अभी कुछ दिन आज ही के न्यूज में है कि मोदी जी इजराइल जा रहे हैं। सभी देश जानते हैं कि भारत और इजराइल का याराना बहुत तेज है, कैसे निरपेक्ष रहेगा। तीसरा, भारत यूएन को लेकर के क्या सोचता है। चौथा, भारत WTO को लेकर क्या सोचता है। और भारत जितने भी विवाद हैं उनमें क्या सोचता है। तो भारत वही सोचता है जो हमारे नेहरू जी सोचते थे, कबूतर उड़ाओ, शांति की स्थापना यूएन के द्वारा। आज ही तो AI का समिट हो रहा है, यूएन के गुटेरस साहब कहेंगे भारत बहुत उपयुक्त स्थान है। कल को भारत को यूएन के परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर भी दे दी जाएगी और कहा जाएगा ये भारत जाओ अफगानिस्तान प्रॉब्लम को संभालो, ये भारत जाओ रसिया और यूक्रेन के मामले को सॉर्ट आउट करो, ये भारत ये करो वो करो ऐसे करो। ट्रम्प जी कहेंगे मैं तो जा रहा हूं यूएन से। तो भारत के सामने एक नई चुनौती आ जाएगी और वहां जाना बलि के बकरे के बराबर है। तो इस प्रश्न को आप कैसे डील करेंगे, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि आपका नजरिया एकदम क्लियर है कि रूस यूक्रेन युद्ध में भारत क्या सोच रहा है, ग्रीनलैंड में जो हुआ पीसफुली एक्टिविटी के लिए या गाजा संकट के लिए। इन सब के ऊपर आपका नजरिया क्लियर होना चाहिए, तब जाके आप बताएंगे कि विश्व के विवादों के प्रति, चाहे रूस और यूक्रेन के बीच विवाद हो या फिलिस्तीन की समस्या के समाधान के ऊपर यूएन की अवहेलना करके ट्रंप अंकल के द्वारा पेश किया गया गाजा क्राइसिस को शॉर्ट आउट करने के ऊपर भारत, जिसमें भारत अनुपस्थित रहा, या यूएन की संभावित प्रस्तावित भूमिका के ऊपर पड़ोसी देशों में होने वाले नजरिए। इतने सारे मुद्दे हैं, एक बार जरा आप लिख के देखिए और किसी एक्सपर्ट से चेक करा करके देखिए, आपकी अंतरात्मा बता देगी कि वैश्विक समस्याओं के प्रति भारत के नजरिए और संभावित भूमिका। तो संभावित भूमिका में अगर आपने कह दिया कि भारत को यूएन का मेंबर बना दिया जाए तो आप एक व्यवहारिक डिप्लोमेट नहीं है। एक व्यवहारिक डिप्लोमेट वही होगा जो वेट एंड वॉच की पॉलिसी में रहेगा और किसी भी नए जिम्मेदारी लेने से वो थोड़ा पीछे हटेगा, क्योंकि पूर्व की पहले की जो जिम्मेदारियां हैं और समस्याएं हैं, बिना उनके समाधान के इफेक्टिव रोल नहीं हो पाएगा। कैसे लिखेंगे 200 शब्दों में, मैंने तो आपके सामने रख दिया। लिखिए रूस यूक्रेन वार, इजराइल यूएस विवाद, यूएन की भूमिका, WTO विवाद। ऐसे तो दर्जनों विवाद हैं। विश्व में अभी भी 20 ऐसे देश हैं जहां लफड़े एंड पचड़े चल ही रहे हैं। अभी बलूच संकट भी प्रभावी हो रहा है, रहमान डकैत जिंदा हो रहा है। तो 200 शब्दों में लिख पाएंगे? आज रात इस चीज को सोचिएगा और तब इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। कंटेंट इज नॉट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सिर्फ एक है, उत्तर को कैसे लिखना है और प्रश्न कैसे बनेंगे। अगला देखिए 19वें नंबर, भारत अमेरिका के संबंध में आए परिवर्तनों की समीक्षा करिए, अमेरिकी नीतियों से भारत कैसे प्रभावित हो सकता है। डेंजरस है। तो ट्रंप अंकल के बनने के बाद जो मेजर चेंजेज आए हैं वो टैरिफ पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी और भारत के ऊपर रूस से संबंधों में बदलाव करने का दौर या दबाव, और फिर अमेरिकी नीतियों में समर्थन देने की पहल जैसे पड़ रहे हैं। कैसे प्रभावित हो रहा है? तो टैरिफ पॉलिसी का, डीप स्टेट की भूमिका, ये शब्द प्रयोग न करेंगे, डीप स्टेट शब्द यहां नहीं आएगा। टैरिफ पॉलिसी का इफेक्ट हो रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, जो भी यूएन WTO जैसी संस्थाएं हैं उनका रोल कम हो रहा है, और गवर्नेंस के लेवल पर, ग्लोबल गवर्नेंस में जो भी डिसबैलेंस आ रहा है उससे सारे देश इफेक्टेड हो रहे हैं, भारत भी हो रहा है। तो इसको ऐसे बैलेंस करना पड़ेगा। तो अभी तो भारत और अमेरिका के बीच में ये ट्रेड वाला हो गया, एग्जाम के 2 दिन पहले तक ट्रंप ताऊ फिर क्या कर देंगे बताना मुश्किल है। तो इसको 200 शब्दों में, इन्हीं 4-5 लाइन में आपको समेटना होगा कि 1 साल में ऐसे ऐसे हुआ है। उसमें आपको टैरिफ पॉलिसी और फिर उसमें आपको टैरिफ का इफेक्ट और रूस से संबंधों के बदलने का दबाव,
वेनेजुएला से तेल खरीदने का प्रेशर, जैसे कुछ 4-5 पॉइंट आपको डाल लेंगे, पॉइंट तो बहुत है, शब्दों में समेटना है, 200 बनना। लास्ट है इंडिया चाइना रिलेशन में मधुरता एक छलावा है। उन अंतर्निहित संबंधों की चर्चा करें जिनसे भारत चीन के संबंधों में बार बार कटुता उत्पन्न होती है। एमिटी इन इंडिया चाइना रिलेशनशिप इज एन इल्यूनेशन। डिस्कस द अंडरलाइंग फैक्टर दैट रिपीटेडली जनरेट ब्राइटनेस इन इंडिया चाइना रिलेशंस। तो एक ही लाइन लिखिए, मित्र बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं। पहला पॉइंट, स्वतंत्रता के पश्चात ही भारतीय विदेश नीति की समझ सबसे, मैं बोल के सुना देता हूं, सबसे बड़ी चुनौती के रूप में चीन और चीन के द्वारा निर्मित नीतियों से मिली है। तीसरा पॉइंट, वर्तमान में भारत की विदेश नीति का सबसे बड़ा केंद्रण चीन और चीन से निर्मित वर्तमान में भारत और चीन संबंधों में सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण अध्याय वो है कि भारतीय नीति, विदेश नीति का एकमात्र केंद्रण चीन और चीन से निर्मित चुनौतियों के समाधान करने पर लगा हुआ। मतलब इन दिस टाइम इंडियाज फॉरेन पॉलिसी टोटली सेंट्रलाइज्ड हाउ टू डैमेज कंट्रोल बाय चाइना। मतलब चीन के द्वारा जो डैमेज कंट्रोल होता है वो देखा जा रहा है और उसको मैनेज करने में लगा है। तीसरा, जब से इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप में टैरिफ पॉलिसी का इंपैक्ट देखा जा रहा है, भारत का झुकाव ब्रिक्स और चाइना जैसे नए कोऑपरेटिव मेंबर के रूप में देखा जा रहा है। एक सहभागिता ब्रिक्स करेंसी के रूप में भी देखा जा रहा है। बट चाइना इज नॉट फेथफुल कंट्री। चाइना के बॉर्डर 14 देशों के साथ लगते हैं, सबके साथ डिबेट चल रहे हैं और लास्ट 5 इयर्स में इंडो चाइना रिलेशनशिप कई सेंसिटिव इश्यूज का इफेक्ट देखें, चाहे वो डोकलाम हो, शब्दों में डोकलाम और चिकन नेक क्राइसिस आपको देना होगा। इंडियाज के नेबर्स कंट्री में भी चाइनीज इंपैक्ट से एंटी इंडियन मूवमेंट लगातार देखा जा रहा है। और तो और बात चाहे नेबर्स कंट्री का हो, बात चाहे अफगानिस्तान क्राइसिस का हो, बात चाहे अफ्रीकी एंड यूरोपियन और लैटिन अमेरिका देशों में हो, चाइना की पॉलिसी हमेशा एंटी इंडियन के रूप में इंप्लीमेंट होती देखी जा रही है, जिसके वजह से इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप में बार बार डिफरेंसेस, अभाव और भी कई तरह की चीजें उभर करके कटुता उत्पन्न होते जा रही है। अब इसमें आप बॉर्डर डिस्प्यूट्स तो हैं ही, अन्य और चीजें भी आनी चाहिए। इतना मल्टी डायमेंशन वाले क्वेश्चंस है ना, इसको 8 लाइन में लिखना मुझे नहीं लगता कि इफेक्टिव तरीके से अभी आप तैयार हैं, जब तक आप सारे डायमेंशन को एक बार लिखेंगे नहीं। पहली बार तो आपका गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन एक बार आपने पॉइंट बना करके ये लिख लिया जैसे मैंने अभी आपको बताया। और ये शब्द याद रखिएगा, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि 15 दिन पहले दिल्ली के प्रगति मैदान में जब राम माधव जी जब आए हुए थे और उन्होंने बुक लिखी इंडियाज 20th सेंचुरी, और उस समय विदेश मंत्री भी थे, तो मैं एज ए स्पीकर वहां पर मैंने ये प्रश्न पूछा था कि क्या भारतीय विदेश नीति का केंद्रण चीन और चीन के द्वारा निर्मित नीतियों के डैमेज कंट्रोल पर ही टिका हुआ है। पहले तो वो कुछ नहीं बोले, लिपापोती कर दिए। जब कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया तब मुझसे बुला के पूछे आप क्या करते हैं, तो मैंने बताया सर मैं सिविल सर्विसिंग वाले बच्चों को पढ़ाता। कुछ नहीं बोले, मुस्कुराए और चल दिए। आमतौर पर जो भी डिप्लोमेट होते हैं या फॉरेन डेलीगेट्स के सामने फॉरेन मिनिस्टर भी बैठे रहते हैं, इस तरह के क्रिटिकली क्वेश्चंस को एक्सेप्ट नहीं करते, बोलते हैं हाँ हाँ वी विल मैनेज इट। वो 2 बटन उठाते हैं, एस जयशंकर की तरह कह के चले जाते हैं। तो आपको 2 चीजें देनी है इस प्रश्न में। यहाँ पर ब्रिक्स के मंच पर इंडिया के साथ जो कोरिलेशन हो रहा है वो बताया गया, और ये भी बताया गया है इस लाइन में एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है कि लास्ट 78 ईयर्स में इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे। कमेंट करिए। एक प्रश्न में एग्जामिनर आपसे इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप के बारे में फाइनल जानना चाहता है, और इन सबको आपको 8 लाइन में लिखना। तो अगर इस चीज के लिए आप तैयार हैं तो 70% मार्क्स आपके लिए दरवाजे पर खड़ा है। किसी भी एक्सपर्ट नोट्स, खुफिया जानकारी की जरूरत नहीं है। अपना दिमाग चलाइए और उत्तर को लिखने का प्रयास करिए, बस। और ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कुछ भी। वापस आ जाते हैं, सॉरी फिर वही बात हो गई, पता नहीं कहाँ चला गया। वापस आ जाते हैं। जो कुछ भी हम लोगों ने बातचीत की आपके साथ आज के इस क्लास में, जो भी रहा, जैसे भी रहा,
और उसमें हम लोगों ने बातचीत की इतनी सारी चीज़ों की, ज़्यादा मैं लिख नहीं पाया, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल हो, अमेंडमेंट हो दोनों के बीच में, नेशनल जुडिशरी पॉलिसी, गवर्नर के डिस्प्यूटेड वर्क्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रोल या एससीओ, क्वाड और नाटो, मेजर चैलेंजेस अगेंस्ट इंडियन फॉरेन पॉलिसीज, क्या क्या चीज़ें हैं, G20, पीएमओ का इफेक्टिवनेस, फेडरलिज्म, या फिर क्या इंडिया फॉरेन पॉलिसी का नज़रिया है, और उसके साथ साथ इंडो चाइना रिलेशनशिप। बात समाप्त हुई। इस प्रश्न को थोड़ा डाउनलोड करिएगा और अपने हृदय और अंतरात्मा से पूछिएगा। सारे प्रश्न एकदम व्यवहारिक हैं, एकदम टू द पॉइंट है। ओहो, कल ये पक्का मैं एआई हटा दूंगा। सारे प्रश्न टू द पॉइंट है, व्यवहारिक है, बस इसको थोड़ा चिंतन और मनन करना है, और सबसे बड़ी बात लिखने की चीज़ों को डालने हैं। उम्मीद है आज की 1 घंटे की वार्ता थोड़ी सार्थक तो रही होगी। मैं कभी नहीं कहूँगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए या शेयर करिए, मर्जी है आपकी, देखिए ना देखिए। टाटा।